हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक विद क्लासेस। देयर इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अध्याय 4 जो कि आपका प्राणी जगत है। 3 अध्याय तक हम ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं और वीडियो भी अपलोड कर चुके हैं। आप लोग ये यदि नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप लोग बीएससी नर्सिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एम्स बीएससी नर्सिंग या आपको एबीबीएमयू का बीएससी नर्सिंग, जिस जगह से आप हैं डियर, ठीक है, आप सभी स्टेट के लिए बीएससी नर्सिंग के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ऑल स्टेट के लिए, ठीक है, ऑल स्टेट के लिए बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बायोलॉजी में डियर आप लोग एक एक लाइन पढ़ लीजिए और आप लोग यदि फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करेंगे तो उसमें एमसीक्यूज में दे दूंगी। और केमिस्ट्री में डियर हिंदी से थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, उसमें कुछ रिएक्शंस वगैरह के कारण, लेकिन उसको भी मैं आपका ऑडियो बुक की तरह एक आपको रिकॉर्डिंग करके मैं अपलोड कर दूंगी, ठीक है। इसमें देखिएगा डियर आपका नीट एम्स बीएससी नर्सिंग ऑल स्टेट बीएससी नर्सिंग के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। यदि आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री के एमसीक्यू चाहते हैं डियर तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। कंटिन्यू क्लासेस मिलेंगी आप लोग को, अभी कुछ दिनों से 1-2 दिन से नहीं मिल पा रहा लेकिन मिलेगा डेली बेसिस पे, ठीक है। तो आप लोग हिंदी में तैयारी करें डियर ताकि आप इसको एक एक करके समझें और देखें कि क्वेश्चन कहाँ से निकलते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट में हमारा प्राणी जगत है, इसके अंदर में देखिए डियर 2 ही से लिखा हुआ कि वर्गीकरण का आधार और प्राणियों का वर्गीकरण। ओके, तो जब आप अपने चारों ओर देखते हैं तो आप प्राणियों को विभिन्न संरचना एवं स्वरूपों में पाते हैं। अब तक लगभग 10 लाख से अधिक प्राणियों का वर्णन किया जा चुका है, अतः वर्गीकरण का महत्व अधिक हो जाता है। इससे नई खोजी गई प्रजातियों को वर्गीकरण में उचित स्थान पर रखने में सहायता मिलती है, ठीक है। देखिएगा वर्गीकरण का आधार 4.1 में यहाँ पे प्राणियों की संरचना एवं आकार में भिन्नता होते हुए भी उनकी कोशिका व्यवस्था, शारीरिक समन्वित प्रगुहा की प्रकृति, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र व जनन तंत्र की रचना में कुछ आधारभूत समानताएं पाई जाती है। क्या समानताएं पाई जाती है सब में, ठीक है। इन विशेषताओं को वर्गीकरण के आधार पर रूप में प्रयुक्त किया गया, वर्गीकरण के आधार के रूप में प्रयुक्त किया गया है सभी विशेषताओं को, सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को। इनमें से कुछ का वर्णन यहाँ किया गया है, जैसे कि 4.11 में देखेंगे कि संगठन के स्तर। यद्यपि प्राणी जगत के सभी सदस्य बहुकोशिकीय होते हैं। क्या होते हैं? बहुकोशिकीय, यानी कि मल्टीसेलुलर होते हैं। और यूनिसेलुलर, तो बहुकोशिकीय का मतलब मोर देन वन सेल, एक सेल से ज्यादा सेल को हम क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय कहते हैं। लेकिन सभी एक ही प्रकार की कोशिका के संगठन को प्रदर्शित नहीं करते हैं। क्या बता रहा है कि एक ही प्रकार की कोशिका को के संगठित को प्रदर्शित नहीं कर पाता है, प्रदर्शित नहीं कर पाता है। उदाहरण के लिए जैसे देखिएगा स्पंज में कोशिका बिखरे हुए समूहों में होते हैं, अर्थात तो कोशिकीय स्तर का संगठन दर्शाती है। क्या दर्शाती है वो? कोशिकीय स्तर का संगठन दर्शाती हैं। कोशिकाओं के बीच श्रम का भी कुछ विभाजन होता है। किसके बीच में? कोशिकाओं के बीच श्रम का कुछ विभाजन होता है। सिलेंड्रेट कोशिकाओं की व्यवस्था अधिक होती है। किसका होती है? सिलेंड्रेट कोशिकाओं का व्यवस्था अधिक होती है। उसमें कोशिकाएं अपना कार्य संगठित होकर उत्तक के रूप में करती है। कौन किसके रूप में करती है? उत्तक के रूप में करती हैं। और कोशिकाएं अपना कार्य संगठित होकर, इसलिए इसे उत्तक स्तर का संगठन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तक स्तर का संगठन कहा जाता है। ये पीडीएफ यदि चाहिए डियर तो आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिएगा, वहां पे अपलोड कर दिया जाएगा, शेयर कर दिया जाएगा। इस उच्च स्तर का देखिएगा, उच्च स्तर का संगठन जो प्लेटीहेल्मिन्थस के सदस्य तथा अन्य उच्च संघों में पाया जाता है, अन्य उच्च संघों में पाया जाता है, जिसमें उत्तक संगठित होकर अंग का निर्माण करता है। क्या करता है? अंग का निर्माण करता है। और प्रत्येक अंग एक विशेष कार्य करता है, जैसे कि एनेलिड जो होता है, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एनाइकोडर्म तथा रज्जुकी अंग मिलकर तंत्र के रूप में शारीरिक कार्य करते हैं। ओके, प्रत्येक तंत्र एक विशिष्ट कार्य करता है, जितने भी तंत्र एक अलग ही विशिष्ट कार्य करता है। इस तरह की संरचना अंग तंत्र के स्तर का संगठन कहा जाता है। विभिन्न प्राणी समूहों में अंग तंत्र विभिन्न प्रकार की जटिलताएं प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए पाचन भी अपूर्ण व पूर्ण होता है। क्या है? पाचन भी अपूर्ण व पूर्ण होता है। अपूर्ण पाचन तंत्र में एक ही बाह्य द्वार होता है। देखिए, अपूर्ण जो होता है आपका पाचन तंत्र, उसमें एक ही बाह्य द्वार होता है जो मुख तथा गुदा दोनों का कार्य करता है। किसका करता है? मुख तथा गुदा दोनों का कार्य करता है। जैसे प्लेंटी हेल्मिन्थस, एग्जाम्पल भी दे दिया डियर। पूर्ण पाचन तंत्र में 2 बाह्य द्वार होते हैं, जैसे कि आपका इसमें
मुख तथा गुदा, मुख तथा गुदा। इसी प्रकार परिसंचरण तंत्र में भी दो प्रकार खुला तथा बंद होता है। जैसे फर्स्ट में आपका खुले परिसंचरण और दूसरे में आपका बंद परिसंचरण तंत्र। तो खुले परिसंचरण में देखिएगा कि तंत्र में रक्त का बहाव हृदय से सीधे बाहर भेजा जाता है तथा कोशिका एवं ऊतक उसे डूबे रहते हैं। लेकिन बंद परिसंचरण में क्या होता है, रक्त का संचार हृदय से भिन्न भिन्न व्यास की वाहिकाओं के द्वारा होता है। उदाहरण में धमनी, सीरा, कोशिकाएं। दूसरा में देखिएगा आपका क्या है 4.1.2 में सममिति। सममिति इसके अंदर में देखिएगा डियर क्या है कि प्राणी को सममिति के आधार पर भी श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। जैसे कि स्पंद मुख्यतः असममित होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अधिक क्वेश्चन में आ जाता है कि असममित कौन है, तो स्पंज है मुख्यतः। अर्थात किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा इन्हें दो बराबर भागों में विभाजित नहीं करती है। जब किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा प्राणी के शरीर को दो समरूप भागों में विभाजित करती है, दो समरूप भागों में विभाजित करती है, तो इसे हम आर्य सममित कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्य सममित कहते हैं। कब, जब हमारा केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा प्राणी के शरीर को देखिएगा यहाँ पे प्राणी के शरीर को दो समरूप भागों में विभाजित करती है, जिसे हम आर्य सममित कहते हैं। सिलेंड्रेट हो गया, टोनिफोर हो गया, एकाइनोडर्म हो गया, इसी प्रकार के सममित होती हैं। यहाँ पे 4.1 में आपको दिखाया गया है चित्र में। जैसे हम 4.1 में देखेंगे, 4.1 का ए में दिखाया है, ठीक है, जो कि आर्य सममित है। जैसे कि आपको कैसे काटा गया है, इसको सीधा ऐसे, ठीक है ना, ऐसे काटा गया है। इसको जैसे काटे यहाँ पे ऐसे काटे, ठीक है। और नेक्स्ट आपका बीच में जो आपका द्विपार्श्व सममिति है, जो कि आपको सीधा इसको काटा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा डियर, यहाँ पे बता रहा है किंतु एनालिड, आर्थ्रोपोड आदि में एक ही अक्ष से गुजरने वाली रेखा होती है, जो समरूप दाएं व बाएं भाग में बांटा जा सकता है, द्विपार्श्व सममित कहते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हुआ, आर्य सममित किसे कहें कि केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा प्राणी के शरीर को दो समरूप भागों में विभाजित कर देंगी, आर्य सममित कहलाएंगी। और द्विपार्श्व सममित किसे कहेंगे, यदि आपको जो भी गुजरने वाली रेखा द्वारा शरीर दो समरूप दाएं व बाएं भाग में बांटा जा सकता हो, दाएं व बाएं भाग में बांटा जा सकता हो, उसे हम द्विपार्श्व सममिति कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा डियर, आपको यहाँ पे 4.1.3 में द्विकोरिक तथा त्रिकोरिक संगठन। जिन प्राणियों में कोशिकाएं दो भ्रूणीय स्तर में व्यवस्थित होती है, अतः बाह्य एक्टोडर्म बाह्य त्वचा, आंतरिक एंडोडर्म अंतः त्वचा में द्विकोरिक कहलाते हैं। जैसे सिलेंड्रेट हो गया, वे प्राणी जिनके विकसित भ्रूण में तृतीय भ्रूणीय स्तर मेजोडर्म होता है, द्विकोरिक कहलाते हैं। देखिए वे प्राणी जिनके विकसित भ्रूण, जो भी भ्रूण है, जो आपका डेवलप है फिटस, भ्रूण में तृतीय भ्रूणीय स्तर मेजोडर्म होता है, त्रिकोरिकी कहलाते हैं। जैसे प्लेटी हेलमिंथस से रजुकी तक, क्या है रजुकी तक, आपको 4.2 में बा में बताया है मेजोडर्म, ठीक है ना, मेजोडर्म देख पा रहे होंगे आप लोग। एक यहाँ पे अंतः त्वचा, जो भी आपका यहाँ पे अंतः त्वचा, एंड बाह्य त्वचा को बिल्कुल बाहरी को बाह्य त्वचा कहेंगे। और यहाँ पे क्या बता रहा है, मेजोडर्म की बात कर रहा है। मेजोडर्म होता है तृतीय भ्रूणीय स्तर पर होता है मेजोडर्म, ये आपका त्रिकोणीय कहलाता है। जैसे प्लेटी हेलमिंथस दिया है इसमें एग्जाम्पल। नेक्स्ट आपका देखिएगा 4.1.4 में प्रगुहा यानी कि सिलोम। सिलोम के बारे में जानेंगे कि शरीर भित्ति तथा आहार नाल के बीच में गुहा की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति वर्गीकरण का महत्वपूर्ण आधार है। किसका किसका, उपस्थिति और अनुपस्थिति का। तो मेजोडर्म जो मध्य त्वचा से आच्छादित शरीर गुहा को देह गुहा यानी कहते हैं, यानी प्रगुहा कहेंगे। इससे युक्त प्राणी को प्रगुही प्राणी कहते हैं। उदाहरण में एनालिड होता है, मोलस्का होता है, आर्थ्रोपोड होता है, नाइकोडर्म, आपका हेमिकॉर्डेटा, एनकॉर्डेटा, ये सब आएगा। कुछ प्राणियों में यह गुहा मेजोडर्म से आच्छादित नहीं होती है। क्या होता है, मेजोडर्म से आच्छादित नहीं होती है, बल्कि मध्य त्वचा यानी कि मेजोडर्म
बाह्य त्वचा एवं तो अंतः त्वचा के बीच बिखरी हुई थैली के रूप में पाई जाती है। क्या होता है? छितर बितर रहता है, उस थैली में पाया जाता है, बिखरी हुई थैली के रूप में पाया जाता है। वो भी कहाँ पे? बाह्य त्वचा एवं अंतः त्वचा के बीच, जिसे हम क्या कहते हैं? कुटगुहिक कहते हैं। जैसे कि आपका एस्के हेलमिंथस। जिन प्राणियों में शरीर गुहा नहीं होती है, उन्हें अगुहे कहते हैं। जैसे प्लेटीहेल्मिन्थस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिएगा यहाँ पे प्रागुही, कुटगुही सब में दिया गया। ये प्रागुहा है, कुटगुहिक है, देन उसके बाद आगुहे अनुप्रस्थ रेखा चित्र है। तो सबका यहाँ पे डायग्राम दिया गया है। नेक्स्ट हम 4.1.5 की बात करेंगे, खंडी भवन यानी कि सेगमेंटेशन। कैसे करेंगे? सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? उसको खंडन करना, कट करना, सेगमेंटेशन। जैसे कुछ प्राणियों में शरीर बाह्य तथा आंतरिक दोनों ओर श्रेणीबद्ध खंडों में विभाजित रहता है। बाह्य तथा आंतरिक में दोनों ओर, जिनमें कुछ एक अंगों की प्रारंभिक पुनरावृत्ति होती है, उस प्रक्रिया को खंडी भवन कहते हैं। उदाहरण के लिए केचुए में शरीर का खंडी भवन होता है और यह विखंडावस्था कहलाती है। उदाहरण में किसको दिया डियर? केचुए, केचुए के दिया। नेक्स्ट देखिएगा, पृष्ठ रज्जु 4.16 में सलाहकार रूपी पृष्ठ रज्जु यानी नोटोकॉर्ड मध्य त्वचा यानी मेसोकॉर्ड से उत्पन्न होती है। देखिए, जो सलाहकार रूपी पृष्ठ रज्जु, ओके, नोटोकॉर्ड और मध्य त्वचा मेसोडर्म से उत्पन्न होता है, जो भ्रूणीय परिवर्धन विकास के समय पृष्ठ सतह में बनती होती है। पृष्ठ रज्जु युक्त प्राणी को रज्जुकी कॉर्डेट कहते हैं तथा पृष्ठ रज्जु रहित प्राणी को अरज्जुकी, जिन्हें नॉन कॉर्डेट कहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा डियर आपका। नेक्स्ट हम देखिएगा प्राणियों का वर्गीकरण। तो प्राणियों का वर्गीकरण में आपका क्या है? सबसे पहले हम बात करेंगे प्राणियों का विस्तृत वर्गीकरण उपयुक्त वर्णित मौलिक लक्षणों के आधार पर किया गया है, जिसका वर्णन इस अध्याय के शेष भाग में किया जाएगा 4.4 में। संघ पोरीफेरा, ठीक है ना? पोरीफेरा के बारे में, इस संघ के प्राणियों को सामान्यतः स्पंज कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मली हम स्पंज कहते हैं। सामान्यतः लवणीय एवं असममित होते हैं। यह सब देखिएगा बहुकोशीय प्राणी है, जिनका शरीर संगठन कोशिकीय स्तर का है। स्पंजों में जल परिवहन तथा नाल तंत्र पाया जाता है। जल सूक्ष्म रंध्र ऑस्ट्रिया द्वारा शरीर के केंद्रीय स्पंज गुहा यानी कि स्पेंजोसील में प्रवेश करता है तथा बड़े रंध्र ऑस्कुलम द्वारा बाहर निकलता है। जल परिवहन का यह रास्ता भोजन जमा करने, देखिएगा यहाँ पे श्वसन तथा अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करने में सहायक होता है। कोइनोसाइट का या कॉलर कोशिकाएं स्पंज गुहा तथा नाल तंत्र को स्तरित करती हैं। कोशिकाओं में पाचन होता है, जिसको हम अंतरा कोशिका कहते हैं। कंकाल शरीर को आधार प्रदान करता है, जो काटिकाओं तथा स्पंजिन तंतुओं से बना होता है। किसका किसका? काटिकाओं तथा स्पंजिन तंतुओं से बना होता है। स्पंज प्राणी में नर तथा मादा पृथक नहीं होते। मेल फीमेल इसमें क्या बता रहा? पृथक नहीं होता है। वे उभयलिंगी श्रेयी होते हैं। क्या होते हैं? उभयलिंगी श्रेयी होते हैं। अंडे तथा शुक्राणु दोनों एक द्वारा ही बनाए जाते हैं। उनमें अलैंगिक जनन विखंडन द्वारा तथा लैंगिक जनन युग्मकों द्वारा होता है। देखिए, अलैंगिक जनन विखंडन द्वारा और आपका लैंगिक जनन युग्मकों द्वारा। निषेचन आंतरिक होता है तथा परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है, जिसमें वयस्क से भिन्न आकृति की लार्वा अवस्था में पाई जाती है। किसमें पाया जाता है? लार्वा अवस्था में पाई जाती है। उदाहरण के लिए साइकन यानी कि साइफा, स्पंजिला स्वच्छ जलीय स्पंज तथा यू स्पंजिया, जिसको हम बाथ स्पंज कहेंगे। सबका अलग अलग दिया है। नेक्स्ट हम 4.22 में देखेंगे संघ सिरेंट्रेंटा यानी कि नाइडेरिया। तो नाइडेरिया में आपका क्या है कि जलीय अधिकांशतः समुद्री स्थावर अथवा मुक्त तैरने वाले असममित होते हैं। नाइडेरिया के नाम इनकी दंश कोशिका यानी नाइट्रोब्लास्ट या नीमोब्लास्ट से बना है। यह कोशिकाएं स्पर्शकों तथा शरीर में अन्य स्थानों पर पाई जाती हैं। 10 कोरक यानी कि नाइट्रोब्लास्ट स्थिरंग रक्षा तथा शिकार, देखिएगा यहाँ पे शिकार पकड़ने में सहायक हैं। नाइडेरिया में उत्तक कसर संगठन होता है और ये द्विकोशिकीय होते हैं। इन प्राणियों में केंद्रीय जठर संवहनी यानी कि गैस्ट्रोवेस्कुलर गुहा पाई जाती है, जो अधोमुख यानी कि हाइपोस्टोम पर स्थित मुख द्वारा खुलती है। इनमें अंतःकोशिकीय एवं अंतराकोशिकीय दोनों प्रकार हैं। इनके कुछ जो सदस्य होते हैं, जैसे कि प्रवाल या कोरल के हैं, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट से बना कंकाल पाया जाता है। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से बना कंकाल पाया जाता है। तो आपका CaCO3 है ना, कैल्शियम कार्बोनेट।
ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा इनका शरीर 2 अंगारों पालिय तथा मेडुसा से बनता है। क्या? 2 अंगारों में, जिसमें से पॉलिप तथा मेडुसा से बनता है। पॉलिप स्थावर व बेलनाकार होता है, जैसे कि हाइड्रा। मेडुसा छतरी के आकार का तथा मुक्त पलावी होता है, जैसे कि ओरेलिया और जेलीफिश दोनों। नाइडेरिया जिन दोनों पॉलिप तथा मेडुसा दोनों रूप में पाए होते हैं, उनमें पीढ़ी एकांतरण यानी कि मेटाजेनेसिस होता है, जैसे कि ओबेलिया में। पॉलिप अलैंगिक जनन के द्वारा मेडुसा उत्पन्न करता है। पॉलिप जो है अलैंगिक जनन के द्वारा मेडुसा उत्पन्न करता है, तथा मेडुसा लैंगिक जनन के द्वारा पॉलिप उत्पन्न करता है, दोनों में अपोजिट। उदाहरण के देखिएगा फाइसेलिया, जिसमें पुर्तगाली युद्ध मानव के समय में, और एडमसिया जो समुद्र एनामो आपका एनिमोन या पेनिटूरिया समुद्र पिच या गोर्गोनिया समुद्री व्यंजन, तथा देखिएगा मैंड्रिना यानी ब्रेन कोरल। ये आपका हो गया डियर, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिएगा टीनोफोर के बारे में बता रहा है कि टीनोफोर बोले या फिर कंकत धर बोले, कुछ सामान्यतः समुद्री अखरोट या सील वॉलनट का या कंकाल जेली कॉम्ब जेली कहते हैं। ये सभी समुद्री वासी अरीतीय सममिति द्विकोरिक जीव होते हैं, तथा इनमें उत्तक श्रेणी का शरीर संगठन होता है। किसका होता है? उत्तक श्रेणी का शरीर का संगठन होता है। शरीर में 8 बाह्य पक्षभामी कंकत पट्टिकाएं होती हैं, जो चलन में सहायता करती हैं। पाचन अंतः कोशिका तथा अंतरा कोशिका दोनों प्रकार का होता है, जैसे जीव संदीप्त यानी प्राणी के द्वारा प्रकाश उत्सर्जन करना टीनोफोर की मुख्य विशेषता है। नर व मादा अलग नहीं होते हैं इसमें। जनन केवल लैंगिक होता है, निषेचन बाह्य होता है, अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है, जिसमें लार्वा अवस्था नहीं होती है। उदाहरण के लिए देखिएगा फ्लूरोब्रेकिया तथा टीनोप्लाना। नेक्स्ट में देखिएगा डियर प्लेटीहेल्मिन्थस यानी कि चपटे जो कृमि होते हैं, ठीक है ना। इस संघ के प्राणी जो होते हैं पृष्ठधर रूप से चपटे होते हैं, इसलिए इन्हें सामान्यतः चपटे कृमि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चपटे कृमि भी कहा जाता है। इस समूह के अधिकांश प्राणी मनुष्य तथा अन्य प्राणियों में अंतःपरजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं। देखिए मनुष्य में भी चपटे कृमि द्विपार्श्व सममिति त्रिकोणीय तथा अप्रयोगी होते हैं। इनमें अंग स्तर का शरीर संगठन होता है। परजीवी प्राणी में अंकुश तथा चूसक पाए जाते हैं। कुछ चपटे कृमि खाद्य पदार्थ को आपका परपोषी से सीधे अपने शरीर की सतह से अवशोषित करते हैं। सीधे अपने शरीर की सतह से अवशोषित कर लिया जाता है करते हैं। ज्वाला कोशिकाएं परिसरण नियंत्रण तथा उत्सर्जन में सहायता करती है। ज्वाला कोशिकाएं या फिर परिसंचरण नियंत्रण तथा उत्सर्जन में सहायता करती हैं। नर मादा अलग नहीं होते हैं। निषेचन आंतरिक होता है। परिवर्धन में बहुत सी लार्वा अवस्थाएं पाई जाती हैं। प्लानेरिया में देखिएगा पुनरुद्भवन की असीम क्षमता होती है। उदाहरण के लिए टीनिया जिसको फीता कृमि कहते हैं, फेसिलियो जिसको हम पर्ण कृमि कहेंगे, ठीक है, फेसियोला। नेक्स्ट देखिएगा डियर यहाँ पे संघ में एस्केल्मिन्थस यानी गोल कृमि। तो गोल कृमि में आपका क्या है? देखिए यहाँ पे का में आपका फीता कृमि जिसको टीनिया, वर्ण कृमि जिसको फेसियोला कहते हैं। देखिए एक टेप की तरह है, ये आपका एक फेसियोला है जो कि आपका पर्ण कृमि है। क्या है? ये आपका पर्ण कृमि है। नेक्स्ट अस्केल अस्केल हेलमिन्थिस अस्केल हेलमिन्थिस, ठीक है ना। तो इसमें देखिएगा मिन्थिस आपका गोल कृमि, अस्केल आपका एस्केलमेंथिस प्राणी अनुप्रस्थ काट में गोलाकार होते हैं, इसे गोल कृमि भी कहते हैं। मुक्त जीवी जलीय अथवा स्थलीय एवं पौधों एवं प्राणियों में परजीवी भी होते हैं। ये द्विपार्श्व सममिति त्रिकोणीय आपका कुट प्रगुही प्राणी होते हैं। इनका शरीर संगठन अंग तंत्र अस्तर होका है। आहार नाल पूर्ण होती है इनका, ठीक है, जिसमें सुपरिवर्धित पेशीय ग्रसनी होती है। उत्सर्जन नाल शरीर से अपशिष्ट पदार्थों की उत्सर्जन रंध्र के द्वारा बाहर निकालती है। नर तथा मादा जो कि आपका एकक लिंगी स्तरीय होते हैं। नर तथा मादा दोनों बता रहा एक लिंगी स्तरीय होंगे। प्रायः मादा नर से बड़ी होती हैं। निषेचन इसका आंतरिक होता है। इंटरनल परिवर्तन प्रच यानी देखिएगा जिसमें शिशु वयस्क के समान ही दिखते हैं, अथवा अप्रत्यक्ष यानी कि लार्वा अवस्था द्वारा होता है। उदाहरण के लिए एस्कैरिस जो कि गोल कृमि, वेचुरिया जो कि फाइलेरिया कृमि, और ये नसाइलोस्टोमा जिसको हम अंकुश कृमि कहते हैं। देखिएगा नर और ये मादा। संघ एनालिडा, ये प्राणी जलीय लवणीय तथा अलवण जल यानी अथवा स्थलीय
स्वतंत्र जीव तथा कभी कभी परजीवी होते हैं। ये अंग तंत्र स्तर के संगठन को प्रदर्शित करते हैं तथा द्विपार्श्व सममिति होते हैं। ये त्रिकोणीय कर्मिक पुनरावृत्ति विखंडित खंडित तथा गुह्य प्राणी होते हैं। इनके शरीर सतह स्पष्ट खंड अथवा विखंडों में बांटा जाता है। लैटिन देखिएगा एनुलस अर्थात सूक्ष्म वलय में, इसलिए इसे संघ को एनालिडा कहते हैं। प्राणियों में अनुदैर्घ्य तथा वृत्ताकार दोनों प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं जो चलन में सहायता करती हैं। देखिएगा दोनों प्रकार का जलीय एनालिडा जैसे नेरिस पार्श्वपाद यानी उपांग या फिर पेरापोडिया पाए जाते हैं जो तैरने में सहायता करते हैं। इसमें बंद परिसंचरण तथा उपस्थिति होता है। वृक्क एक वचन नेफ्रिडियम प्रसरण नियमन तथा उत्सर्जन में सहायक है। तंत्रिका तंत्र में एक जोड़ी कोशिकाएं एक वचन आपका गैंग्लियन होती हैं जो पार्श्व तंत्रिकाओं द्वारा दोहरी अधर तंत्रिका रज्जु से जुड़ी होती हैं, जो कि आपका नेरिस एक जलीय एनालिड है जिसमें नर तथा मादा अलग होते हैं। एक लिंगी श्रेयी होते हैं, लेकिन केंचुए तथा जोंक में नर तथा मादा पृथक नहीं किया जा सकता यदि केंचुआ और जोंक रख दिया जाए तो, जो उभय लिंगी श्रेयी होते हैं। जनन लैंगिक विधि द्वारा होता है। ये उदाहरण में नेरिस फटेरिमा जिसको केंचुआ कहेंगे तथा हीरोडेनेरिया जिसको हम रक्त चूसक जोंक कहते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका दोनों देखे लिया। एक आपका हीरोनिडेरिया रक्त चूसक जोंक आपका एक नेरिस है। देखिए आ वाला ये नेरिस है और एनालिडा के उदाहरण पे ये देखिए ये जोंक है, ये चिपक जाता है। देखिएगा ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा एक प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। क्या है? सबसे बड़ा संघ है जिसमें कीट भी सम्मिलित है। लगभग 2/3 जाति पृथ्वी पर ऑर्थोपोडा ही हैं। इनमें अंग देखिएगा, इसमें अंग तंत्र स्तर का शरीर संगठन होता है तथा ये द्विपार्श्व सममित त्रिकोण आपका देखिएगा त्रिकोण की विखंडित तथा अपरागुही प्राणी है। आर्थ्रोपोड का शरीर काइटिनी वही कलान से ढका रहता है, वही कंकाल से ढका रहता है। शरीर सिर वक्ष तथा उदर में विभाजित होते हैं। अर्थोस मतलब संधि, पोडा मतलब उपांग। देखिए अर्थोस का मतलब संधि, पोडा मतलब उपांग। उपांग इसमें संधि युक्त पाद होता है। श्वसन अंग क्लोम पुष्प क्लोम पुष्प फुफस अथवा श्वास निकायों के द्वारा होता है। आपका देखिएगा रियर श्वास नालिकाओं के द्वारा। देन उसके बाद यहाँ पे परिसंचरण तंत्र खुला होता है। संवेदी अंग जैसे कि श्रृंगाकाएं नेत्र समान तथा संयुक्त संतुलन पुटी यानी कि स्टेटोसिस्ट उपस्थित होते हैं। उत्सर्जन जैसे देखिएगा मैल पीगी नालिका के द्वारा होता है। देखिए और नर मादा पृथक होते हैं। इसमें अधिकांशतः अंड प्रजक होते हैं। परिवर्धन प्रत्यक्ष अथवा लार्वा अवस्था द्वारा अप्रत्यक्ष होता है। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कीट होता है एपिस यानी कि मधुमक्खी व बॉम्बिक्स यानी कि रेशम कीट, लैसिफर यानी कि लाख कीट, रोग वाहक कीट, एनाफिलीज क्यूलेक्स तथा एडिस मच्छर, यूथपिडक यानी कि टिड्डी यानी आपका लोकस्टा कहेंगे तथा जीवित जीवाश्म लिमुलस इसको राज कंकड़ किंग क्रेब आदि ये सब। अब आपका नेक्स्ट में संघ मोलस्का आ गया। आज की वीडियो में संघ मोलस्का तक ही रहेगा डियर, ठीक है। इसको लास्ट कर देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दूसरे शॉर्ट वीडियो में। संघ मोलस्का में कोमल शरीर वाले प्राणी। मोलस्का दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ है। ये प्राणी स्थलीय अथवा जलीय, लवणीय एवं अलवणीय तथा अंग तंत्र स्तर के संगठन होने वाले होते हैं। ये द्विपार्श्व सममित त्रिकोणीय तथा प्रगुही प्राणी है। शरीर कोमल परंतु कठोर कैल्शियम के कवच से ढका रहता है। इसका शरीर अखंडित जिसमें सिर, पेशीय, पाद तथा एक अंतर्गंग कुवद होता है। त्वचा की नरम तथा स्पंजी परत कुकुद के ऊपर प्रवार बनाती है। कुकुद तथा प्रवार के बीच के स्थान को प्रवार गुहा कहते हैं, जिसमें देखिएगा पंख के समान क्लोम पाए जाते हैं जो श्वसन एवं उत्सर्जन दोनों में सहायक है। सिर पे संवेदीय स्पर्शक पाए जाते हैं। मुख में भोजन के लिए रेती के समान घिसने का अंग होता है। ये आपका रेती जीहा जिन्हें रेडुला कहते हैं। सामान्यतः नर जो होता है मादा पृथक होते हैं। इसमें अन्य प्रजक होते हैं। परिवर्धन सामान्यतः लार्वा के द्वारा होता है। किसके द्वारा? लार्वा के द्वारा। उदाहरण में देखिएगा पायला दिया है, सेब घोंगा, पिगटांडा दिया है, मुक्ता सुक्की, सीपिया दिया है जो कि कटल फिश, आपका लोलिगो दिया है जो कि स्किड ऑक्टोपोसस, बेताल मछली। देखिएगा इसमें एपाइलिसिया, समुद्री खरगोश, डेंटलियम, रदकौशर और आपका कीटोप्यूलरा काइटिन। नेक्स्ट देखिएगा ये पूरा करवा ही देते हैं। संघ काइनोडो आपका संघ एकाइनोडर्माटा।
देखिएगा इसमें सूलयुक्त प्राणी, जिसमें संघ के प्राणियों में कैल्शियम युक्त अंतःकंकाल पाया जाता है। इसके लिए इसका नाम एकाइनोडर्माटा अनिसल युक्त शरीर है। सभी समुद्रवासी हैं तथा अंग तंत्र स्तर का संगठन होता है। वयस्क में देखिएगा एकाइनोडर्म आर्य रूप से सममित है, जबकि लार्वा द्विपार्श्व रूप में सममित होते हैं। ये त्रिकोणीय तथा प्रगुही प्राणी होते हैं। पाचन तंत्र पूर्ण होता है इसमें, तथा सामान्यतः मुख अधर तल पर एवं मल द्वार पृष्ठ तल पर होता है। जल संवहन तंत्र इस संघ की विशेषता है, जो चलन, गमन तथा भोजन पकड़ने में तथा श्वसन में सहायक है। स्पष्ट उत्सर्जन तथा अतंत्र में अभाव होता है। नर एवं मादा पृथक होते हैं। इसमें लैंगिक जनन पाया जाता है। निषेचन सामान्यतः बाह्य होता है। परिवर्धन अप्रत्यक्ष एवं मुक्त लावी लार्वा अवस्था द्वारा होता है। उदाहरण में देखिएगा एस्टेडियस, तारम, तारामीन, इकाइनस समुद्री अर्चिन, एर्टिडोन समुद्री लिली होता है। पुमेरिया समुद्री का आकारकटी होता है, तथा ओफियूरा भंगूर तारा होता है। नेक्स्ट देखिएगा संघ हेमिकोडाटा। हेमिकोडाटा पहले कशेरुकी संघ में एक उप संघ के रूप में रखा गया था पहले, ठीक है ना। कशेरुकी संघ में उप संघ के रूप में रखा गया था, लेकिन अब इसे आरुजुकियों में एक अलग संघ के रूप में रखा जाता है। हेमिकोडाटा के कॉलर क्षेत्र में अल्प विकसित संरचना होती है, जिसे आपका स्टोमोकार्ड कहते हैं, स्टोमोकार्ड कहते हैं, जो पृष्ठ रज्जु के समान संरचना है। इस संघ के प्राणी कृमि के समान तथा समुद्र जीव है, जिनका संगठन अंग तंत्र पर स्तर पर होता है। इस सब द्विपार्श्व रूप से सममित त्रिकोणीय तथा प्रगुही प्राणी है। इनका शरीर बेलनाकार है तथा सूंड तथा कॉलर लंबे वक्ष में विभाजित होता है। परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है। श्वसन क्लोम द्वारा होता है। सूंड ग्रंथि इसके उत्सर्जी अंग है। नर एवं मादा अलग होते हैं। निषेचन बाह्य होता है। परिवर्धन लार्वा यानी कि लोनेरिया लार्वा के द्वारा अप्रत्यक्ष होता है। उदाहरण के लिए देखेगा, देखिए इसमें बेलेंगोलोकस, ठीक है ना, बेलेनोगोलोसस, यानी कि नेक्स्ट में देखिएगा सैकोग्लोसस, ठीक है। ये चीज है। संघ आपका कॉर्डेटा यानी कि रज्जुकी, रज्जु आपका कशेरुकी संघ के प्राणियों में तीन मूलभूत लक्षण पृष्ठ रज्जु, पृष्ठ खोखली तंत्रिका रज्जु तथा युग्मित ग्रसनी विलोम छिद्र पाए जाते हैं। ये सब द्विपार्श्वतः सममित त्रिकोणीय तथा प्रगुही प्राणी हैं। इनमें अंग तंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है। इसमें गुदा पार्श्व, पृच्छ तथा बंद परिसंचरण तंत्र होता है। अराजुकी एवं राजुकी में विशिष्ट लक्षणों की तुलना, ठीक है, ये आपका हो गया जो आपका यहाँ पे दिया गया है राजुकी और अराजुकी में, ठीक है। इसमें पृष्ठ रज्जु उपस्थित होते हैं, इसमें अनुपस्थित होते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पृष्ठीय एवं खोखला एक तथा एकल होता है। इसमें दोहरा होता है, ठीक है ना। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र देखिएगा अर्धरतल में ठोस एवं दोहरा होता है। ग्रसनी में क्लोम छिद्र पाए जाते हैं, इसमें क्लोम छिद्र अनुपस्थित होते हैं। हृदय अधर भाग में होता है, हृदय पृष्ठ भाग में होता है अगर उपस्थित हो तो। एक गुदा परिचय पिच उपस्थित होता है, गुदा पच पिच अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट देखिए संघ का डेटा तीन उपसंघों में विभाजित किया गया है, यू का डाटा या फिर ट्यूनिकेटेडा और आपका सेफेलोकॉर्डेटा तथा वर्टिब्रेटा। उपसंघ आपका यूक्रोडाटा तथा आपका सेफेलोकोडाटा को समानतः प्रोटोकोडाटा कहते हैं। ये सभी समुद्री प्राणी है। यूकोडाटा में पृष्ठ रज्जु केवल लार्वा की पूंछ में पाई जाती है, किसमें, लार्वा की पूंछ में जाती है, जबकि आपका सेफेलोकोडाटा में पृष्ठ रज्जु सिर से पूंछ तक फैली रहती है, जो जीवन के अंत तक बनी रहती है। उदाहरण के लिए देखिएगा यूरोकोडाटा, आपका एसिडिया, सेल्फा, आपका डोलियोलम एंड आपका सेफेलोकोडाटा, जिसमें से आपका ब्रैंकियोस्टाटामा, जिसको हम एफी या लैंस्टेंट। कशेरुकी संघ के प्राणियों में पृष्ठ रज्जु भ्रूणीय अवस्था में पाई जाती है। भ्रूणीय अवस्था में, वयस्क अवस्था में पृष्ठ रज्जु अस्थिल अथवा उपास्थिल मेरुदंडों में परिवर्तित हो जाते हैं। कशेरुकी रज्जुकी भी हैं, किंतु सभी रज्जुकी कशेरुक नहीं होते। रज्जुकी को मुख्य लक्षण के अतिरिक्त कशेरुकी में 2, 3 अथवा 4 प्रकोष्ठ वाला पेशी आधार पर हृदय है, वृक्क उत्सर्जन तथा जल संतुलन का कार्य करते हैं, तथा पख, जिसको हम फिन कहेंगे, या पाद के रूप में 2 जोड़ी युग्मित उपांग होते हैं। ये उपसंघ वर्टिब्रेटा को पुनः निम्न उपवर्ग में विभाजित किया गया है। यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले क्या है, वर्टिब्रेटा, फिर आपका डिवीजन किया गया अनेथ्रो, देखिएगा इसमें अनेथोस्टोमाटा और नेथोस्टोमाटा। ये जबड़ों का अभाव में वर्ग जो कि आपका देखिए कौन सा है इसमें, साइक्लोस्टोमाटा,
इसमें दो भागों में बांटा है, जिसमें जबड़ों उपस्थिति में इसमें पिसीज और आपका टेट्रोपोडा, इसमें पक उपस्थित और इसमें चतुर आपका देखिएगा पाद उपस्थित। वर्ग होगा इसमें देखिएगा कांडिकित और आपका एम्फीबिया होगा उभयचर, रेप्टिलिया होगा सरीसृप, एवीज होगा, मेमोलिया होगा स्तनी वर्ग, ये सब आपको दिया गया। नेक्स्ट में देखिएगा आपका साइलोस्टोमाटा। साइलोस्टोमेटा में क्या है? साइलोस्टोमेटा वर्ग के सभी प्राणी कुछ मछलियों के बाह्य परजीवी होते हैं। इसका शरीर लंबा होता है, जिसमें श्वसन के लिए 6 से 15 जोड़ी क्लोम छिद्र होते हैं। देखिए, साइलोस्टोमेट में बिना जबड़ों का चूसक तथा वृत्ताकार मुख होता है। इसके शरीर में सल्क का युग्मित पंखों का अभाव होता है। 4.18 में दिखाया गया है। जबड़ा रहित कशेरुकी यानी कि पेट्रोमाइजोन, ठीक है। ये आपका देखिए कपाल तथा मेरुदंड आपका उपास्थल होता है, परिसंचरण तथा बंद प्रकार का होता है। ये आपका साइलोस्टोमेट समुद्री होते हैं, किंतु जनन के लिए अलवणीय जल में प्रवास करते हैं, ठीक है ना, प्रवास करते हैं। जनन के कुछ दिन बाद वे मर जाते हैं। देखिए, इसके लार्वा आपका कायांतरण के बाद समुद्र में लौट जाते हैं। उदाहरण के लिए देखिएगा पेट्रोमाइजोन जो कि लैप्रे तथा मेक्सिन हैगफिश। नेक्स्ट वर्ग कॉन्ड्रिक्टिज। ये धारा रेखीय शरीर के समुद्री प्राणी है, जिसका इसका अंत कंकाल उपास्थल है। मुख अधर पर स्थित होता है। पृष्ठ रज्जु चिरस्थायी होती हैं। क्लोम छिद्र अलग अलग होते हैं तथा प्रच्छद यानी कि अपर कुल्लम से ढके नहीं होते हैं। त्वचा दृढ़ एवं सूक्ष्म यानी कि पटटाभ सल युक्त होती हैं। पटाभ दांत पटाभ सल के रूप में रूपांतरित और पीछे की ओर मुड़े हुए दांत होते हैं। इनके जबड़े बहुत शक्तिशाली होते हैं। ये सब मछलियां हैं, वायु कोष की अनुपस्थिति के कारण डूबने से बचने के लिए लगातार तैरते रहते हैं। हृदय 2 प्रकोष्ठ वाला होता है, जिसमें एक अलिंद आपका एक निलय होता है। इनमें से कुछ विद्युत अंग होते हैं तथा कुछ विष दंश ट्राइगोन होते हैं। ये सब देखिएगा असमतापी यानी कि पोइक्यूलोथर्मिक है। आपका पोइलोकेमिथर्मिक है, अर्थात इनके शरीर का ताप नियंत्रित करने की क्षमता नहीं होती है। नर तथा मादा अलग होते हैं। नर में श्रोणी पंख आलैंगिक यानी कि क्लेस्पर पाए जाते हैं। निषेचन आंतरिक होता है इसका तथा अधिकांश इसमें जरायुज होते हैं। उदाहरण के लिए देखिएगा स्कैलोडोन यानी कुत्ता मछली, प्रोस्टिस यानी कि आरा मछली, फिर आपका देखिएगा इसमें कार्केडोन यानी विशाल सफेद सॉर्क और टाइग्रोन यानी कि वेल सॉर्क, ठीक है। वर्ग देखिएगा इसमें ऑस्ट्रिकिथीज, क्या है ऑस्ट्रिकिथीज। इस वर्ग की मछलियां लवणीय तथा अलवणीय दोनों प्रकार के जल में पाई जाती है। इनका अतः कंकाल अस्थिल होता है। इनका शरीर धारा रेखित होता है, ठीक है, धारा रेखित देख पा रहे होंगे आप लोग। मुख्यतः अधिकांशता यहाँ आपका देखिए यहाँ पे दिया गया है 4.20 में, देखिए ये तो यहाँ पे इनका शरीर धारा रेखित होता है। मुख्यतः अधिकांशतः अग्र सिरे के अंत में होता है। इनमें 4 जोड़ी क्लोम छिद्र दोनों ओर प्रच्छद यानी कि अपर कुलम से ढके होते हैं। त्वचा देखिएगा सैक्स्टोयोड टीनोयोड सल्क से ढकी होती हैं। इनमें आपका वायु कोष उपस्थित होता है। उत्प्लावन में सहायक है। हृदय 2 प्रकोष्ठ का होता है, एक अलिंद तथा एक निलय। ये सभी असमतापी होते हैं। नर तथा मादा अलग अलग होते हैं। अधिकांशतः अंडज होते हैं। निषेचन प्रायः बाह्य होता है, परिवर्तन प्रत्यक्ष होता है। उदाहरण के लिए समुद्री एक्सोसिटस उड़न मछली, फिर हिप्पोकैप्सस समुद्री घोड़ा, अलवणीय आपका देखिएगा अलवणीय लैबिली रोहू, कतला कैलरियस, मंगूर सब मछली होता है ना, एक्वेरियम बेटा जो कि फाइटिंग फिश होता है, पेप्ट्रिजियम जो कि एंगस मछली होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे वर्ग एम्फीबिया जो उभयचर होते हैं। ये आपका उभयचर के उदाहरण सैलामेंडर और मेढक दिया है, जिसमें से जैसा कि नाम से इंगित है ग्रीक एम्फी 2 प्लस बायोस जीवन कि उभयचर जल तथा स्थल दोनों में रह सकते हैं। इनमें अधिकांश में 2 जोड़ी पैर होते हैं। शरीर सिर तथा धड़ में विभाजित होते हैं। कुछ में पूंछ उपस्थित होते हैं। उभयचर की त्वचा नाम सल्क रहित होती है। नेत्र पलक वाले होते हैं। बाह्य कर्ण की जगह कर्ण पटल पाया जाता है। आहार नाल मूत्राशय तथा जनन पथ एक कोष्ठ में खुलते हैं, जिसे अव अवस्कर कहते हैं, ठीक है ना। और जो बाहर खुलता है श्वसन क्लोम फुफ्फुस तथा त्वचा के द्वार हृदय 3 प्रकोष्ठ का बना होता है, 2 आलिंद एवं 1 निलय का। एक देखिएगा असमतापी प्राणी है ये आपका। नर तथा मादा अलग होते हैं। निषेचन इसका बाह्य होता है। ये अंडोत्सर्जन करते हैं तथा विकास परिवर्धन प्रत्यक्ष अथवा लार्वा के द्वारा होता है। उदाहरण के लिए बुफोटोड आपका राना टिग्रिना जो कि इंडिया में मोस्ट कॉमन है, मेढक हाइला जो कि वृक्ष मेढक है, फिर आपका सैलोमेंड्रा जो कि सैलामेंडर है,
फिर आपका देखिए इथियोपिस जो कि पाद रहित उभयचर है। वर्ग सरीसृप में क्या है? सरीसृप नाम प्राणियों के रेंगने या सरकने के द्वारा गमन के कारण होता है। लैटिन शब्द रैपरे अथवा रैप्टम रेंगना या सरकना के नाम से जानते हैं। ये सब अधिकांशतः स्थलीय प्राणी है जिनका शरीर शुष्क शुल्क तो आपका युक्त त्वचा से ढका रहता है। इसमें केराटिन द्वारा निर्मित बाह्य त्वचीय शल्क या परशल्क पाए जाते हैं। इनमें बाह्य कर्ण छिद्र नहीं पाए जाते हैं। कर्ण पटल बाह्य कान का प्रतिनिधित्व करता है। 2 जोड़ी पाद उपस्थित होते हैं। हृदय सामान्यतः 3 प्रकोष्ठ का होता है, लेकिन मगरमच्छ में 4 प्रकोष्ठ का होता है। सरीसृप देखिएगा असमतापी होते हैं। सर्प तथा छिपकली अपने शल्क को त्वचीय केंचुल के रूप में छोड़ते हैं। लिंग अलग-अलग होते हैं। निषेचन आंतरिक होता है। ये सब अंडज तथा परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है। देखिएगा उदाहरण के लिए किलोन टर्टल, आपका टेस्टियोडोर यानी कि टॉर्टोइजेस, यानी कि आपका कैमलियोन यानी बीर छिपकली, कैलोटस यानी बगीचे की छिपकली, एलिगेटर जिसको एलिगेटर कहेंगे, कोकरो देखिए क्रोकोडाइल्स जिसको घड़ियाल घड़ियाल, फिर आपका हेमिडे कोटाइटलस घरेलू छिपकली होता है। जहरीले सर्प नाजा कोबरा, वह आपका वैंगेरस क्रेथ, वाइपर देखिए सबका सरीसृप, सबका यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। यदि रियल आप लोग के लिए मेरी वीडियो सच में हेल्पफुल होगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, रिक्वेस्ट है आप लोग से, ताकि हम आप लोग को सभी लेक्चर दे सके आपको बिल्कुल हिंदी में, ऑडियो बुक की तरह, एक रिकॉर्डिंग की तरह, जो आप लोग को बहुत कम मिनट में सारे चैप्टर कंप्लीट करवा दिए जाएंगे डियर। ठीक है, देखिएगा वर्ग एवीज यानी पक्षी के बारे में। एवीज का मुख्य लक्षण शरीर के ऊपर पंखों की उपस्थिति तथा उन उड़ने की क्षमता है। कुछ नहीं उड़ने वाले पक्षी जैसे कि ऑस्ट्रेलिया शुतुरमुर्ग को छोड़कर इनमें चोंच पाई जाती है। आपका जो कि अग्रगात रूपांतरित होकर पंख बनाते हैं। आपका पक्षपाद में समानता सल्क होते हैं जो रूपांतरित होने होकर चलने तैरने तथा पेड़ों की शाखाओं को पकड़ने में सहायता करते हैं। त्वचा शुष्क होती है। पुंछ में तेल ग्रंथि को छोड़कर कोई त्वचा ग्रंथि नहीं पाई जाती। अंतः कंकाल की लंबी अस्थियां खोखली होती हैं तथा वायु कोष युक्त होती हैं। इनके पाचन पथ में सहायक संरचना कॉर्क तथा पोषणी होती है। हृदय पूर्ण 4 प्रकोष्ठ का बना होता है। यह समतापी यानी कि होम्योथर्मस होते हैं, अर्थात इनके शरीर का ताप नियत बना रहता है। श्वसन फुफ्फुस के द्वारा होता है। वायु कोष फुफ्फुस से जुड़कर सहायक श्वसन अंग का निर्माण करता है। उदाहरण के लिए कार्वस कौवा, कोलुम्बा कपोत, सिटिकुला तोता, स्टीरियो यानी ऑस्ट्रियच, पैव मोर यानी फिर आपका एटिनोडाइटिस, पेंगुइन यानी सुडो गैपस गिद्ध। ठीक है। वर्ग स्तनधारी, इस वर्ग के प्राणी सभी प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं, जैसे कि ध्रुवीय ठंडा भाग, रेगिस्तान, जंगल, घास के मैदान तथा अंधेरी गुफाओं में। इनमें से कुछ में उड़ने तथा कुछ पानी में रहने का अनुकूलन होता है। स्तनधारियों का सबसे मुख्य लक्षण दूध उत्पन्न करने वाली ग्रंथि यानी स्तन ग्रंथि है, जिसे बच्चे पोषण प्राप्त करते हैं। इसमें 2 जोड़ी पाद होते हैं जो चलने दौड़ने, वृक्ष पर चढ़ने के लिए, बिल में रहने, तैरने अथवा उड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। इसकी त्वचा में रोम पाए जाते हैं और कर्ण पल्लव पाए जाते हैं। जबड़े में विभिन्न प्रकार के दांत जो मसूड़ों की ग्रंथियां में लगे होते हैं। हृदय 4 प्रकोष्ठ का होता है। श्वसन की क्रिया पेशी डायफ्राम के द्वारा होता है। लिंग अलग होते हैं तथा निषेचन आंतरिक होता है। कुछ को छोड़कर सभी स्तनधारी बच्चों को जन्म देते हैं, यानी कि जरायुज, तथा परिवर्धन प्रयत्न होता है। उदाहरण के लिए अंडज यानी कि ओरानिथोकर्स देखिएगा, और निन्थोरिंकस आपका प्लेटिपस या डकबिल, जिसमें आपका जरायुज यानी मैक्रोपस कंगारू, फिर आपका टेरोपस यानी फ्लाइंग कोकस, फिर आपका कैमिलस ऊंट, मकाका बंदर, रैटस चूहा, कैनिस कुत्ता, फिशिस बिल्ली, एलिस, फिर देखिएगा इक्वोस घोड़ा, डेलिफिनस सामान्य डॉल्फिन, फिर आपका वेलेनिप्टेरा ब्लू व्हेल, पैंथेरा टिग्रिस बाघ, पैंथेरा लियो शेर। ये सब नाम है डियर, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये था क्लासेस आज के डियर, जो कि आप लोग को यहाँ पे देके दिया गया है, जिसमें यहाँ पे आपका सारणी में प्राणी जगत के विभिन्न संघों के प्रमुख लक्षण दिया है। ठीक है ना, जैसे आपका संघ की बात करेंगे, संगठन के स्तर, समिति, गुहा, खंडी भवन, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र, विशेष लक्षण। यदि पोरीफेरा का हम बात करते हैं तो कोशिक होता है, अनेक प्रकार की होती है। समिति गोहिका में अनुपस्थित होता है, खंडी भवन में अनुपस्थित होता है, इसमें भी अनुपस्थित होता है, इसमें भी अनुपस्थित, इसमें भी अनुपस्थित। इसमें शरीर में छिद्र तथा नाल तंत्र होता है। सिलिंट्रेटा या निडेरिया की बात करें तो इसमें उत्तक होगा, इसमें अर्य होगा, अनुपस्थित होगा। पाचन तंत्र अपूर्ण होगा, परिसंचरण तंत्र अनुपस्थित होगा, श्वसन तंत्र आपका अनुपस्थित होगा,
विशेष लक्षण आपका क्या होगा? निडोब्लास्टम यानी दंत कोशिका उपस्थित होगा। तीनों फेरा में ऊतक होगा, अर्य होगा आपका, समिमित गुहा अनुपस्थित होगा। ऐसे करके ये सारा आपका दिया गया है, जो कि आपका क्वाड्रेटा तक भी दिया गया। अंगतंत्र, द्विपार्श्व प्रकोष्ठी उपस्थिति, गुहा उपस्थिति, ये सब आपका दिया गया। ये आपकी सारांश भी आप पढ़ सकते हैं डियर। सारांश में आपका पूरा चैप्टर का एक जगह दिया रहता है, ठीक है। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो डियर, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं डियर बिल्कुल, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग से रिक्वेस्ट है डियर, कि बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, ताकि हम आप लोग को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स तो हिंदी में नहीं डियर, केमिस्ट्री में कोशिश करूंगी, क्योंकि उसमें भी रिएक्शंस वगैरह ज्यादा हैं, और बायो के तो सारे मिलेंगे, और फिजिक्स केमिस्ट्री के एमसीक्यूज आप लोग को दिए जाएंगे डेली बेसिस पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सभी तक चले जाए, सभी स्टेट तक पहुंच जाए डियर ये चैनल। इसमें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को दिया जाएगा। यदि जो पेडेबल क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं डियर, वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।